गांव के कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी में रहती थी दो देवरानी जेठानी सीमा और रेखा। उन दोनों के पति कुछ साल पहले आई महामारी में गुजर गए थे। उनके जाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी खुद ही एक दूसरे का सहारा थी। एक दिन रेखा खेत से लौटकर आई सीमा उससे बोली, रेखा अब आई है, तू सूरज सर पर चढ़ाया और तू अब आई है। दीदी मैं जल्दी आने वाली थी, लेकिन शीला चाची की गाय खो गई थी। बस उसको ढूंढने में देर हो गई। तू तो बस सबकी मदद करती रहा कर, बस चाहे घर में खाना बने या ना बने। दीदी आप गुस्सा क्यों करती हो? सुरेश जी कहते थे जो दूसरों के काम आए वही इंसान कहलाता है। सुरेश अब नहीं है रेखा, और उनकी कहे बातों की अब इस दुनिया में कोई मूल्य नहीं रहा। अब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। रेखा चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। रेखा देखो, आजकल किसी की मदद करने का टाइम नहीं है। सब लोग हमें अकेला देखकर हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। मैं तो तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन समझकर समझाती हूँ, और अब तो हम दोनों को ही एक दूसरे का सहारा बनना है। सीमा की बात सुनते ही रेखा का चेहरा नम हो गया। सीमा अपनी भावनाओं को छुपाते हुए बोली, मैं तुझसे सख्त हूँ रेखा, क्योंकि मैं डरती हूँ अगर तुझे भी एक दिन कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे जीऊंगी। इस दुनिया ने मुझसे सब छीन लिया है। मैं नहीं चाहती तू भी मेरी तरह कमजोर पड़ जाए, इसलिए तुझे मजबूत बना रही हूँ। दीदी आप कमजोर नहीं हो, आप ही तो मेरी ताकत हो। अगर आप मेरा हाथ थामे रखो तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हिला नहीं सकती। रेखा की बात सुन के सीमा के चेहरे पर उसके पति के जाने के बाद पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उसी समय उनकी झोपड़ी की तरफ 3 लोग बढ़े आ रहे थे, राकेश, काजल और उनका बेटा गौरव। ये तीनों सीमा और रेखा के रिश्तेदार थे। काजल सीमा रेखा की सबसे बड़ी जेठानी और राकेश जेठ तथा गौरव उनका बेटा था। अरे रेखा कैसी है? ठीक तो है ना? बहुत मुश्किल से जिंदगी बीता रही होगी ना देवर जी के जाने के बाद। हम ठीक हैं काजल दीदी, अब जो है उसी में खुश हैं। खुश? वो भी झोपड़ी में तुम्हारे हिस्से की जमीन को हमारे नाम कर देती तो हम तुम दोनों को अपने यहाँ रहने देते। तुम दोनों बहुत खुश रहती हमारे साथ। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। इनका घर भी पुराना हो चुका है और अब चाचा जी की जमीन भी यूं ही पड़ी है, बर्बाद हो रही है। ये सब सुन के सीमा को गुस्सा आ गया और सीमा काजल से बोली, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये जमीन हमारे पति की आखिरी निशानी है, उसे हम यूं ही नहीं छोड़ेंगे। अरे सीमा, तुम्हारी जो खेतों की जमीन है वह भी तो बंजर ही पड़ी हुई है ना। और वैसे भी दुनिया समझदारी से चलती है और औरतें खेत नहीं जोतती। देख लेना, एक दिन रोती हुई आओगी हमारे पास, तब समझ आएगा कि रिश्तेदारों से मुंह नहीं मोड़ा करते। सीमा को यह सब सुनाकर तीनों वहाँ से निकल गए, लेकिन रेखा यह सब वहीं खड्डी सुन रही थी। यह सुन के उसका चेहरा उतर गया। दीदी क्या सच में हम अकेले पड़ जाएंगे? वो लोग हमारी जमीन लेना चाहते हैं ना? हाँ रेखा, पर जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारी जमीन छू भी नहीं सकता। तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। रात को अपने बिस्तर पर बैठी हुई रेखा सीमा से बोली, दीदी कल गांव में शादी है और मैं भी शादी में जाऊंगी। आप भी मेरे साथ शादी में चलेंगे ना? नहीं, लोग बातें बनाते हैं, रेखा ताने मारते हैं और सोचते हैं कि हम फ्री का खाना खाने के लालच में आए हैं। पर हमें तो पता है ना दीदी, हम तो अच्छे हैं ना। हमने कभी किसी की मदद नहीं ली है। हमें डर कर नहीं डट कर जीना चाहिए दीदी। नहीं रेखा, हम नहीं जाएंगे, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। यही सब बात करके दोनों जैसे तैसे रात को सोने जाते हैं। अगली सुबह दोनों देवरानी जेठानी अपनी जमीन को देखने जाते हैं, जिसमें दोनों ने मेहनत करके थोड़ी सी सब्जियां उगाई थीं। दीदी अच्छा हुआ कि हमने राम और सुरेश के जाने के बाद हमने यह जमीन बेची नहीं। अभी देखो हमने मेहनत करके कितनी सारी सब्जियां उगाई है। अब हम किसी व्यापारी को यह बेच के थोड़े पैसे कमा सकते हैं। हाँ तू ठीक बोल रही है, इन सब्जियों को बेच के कुछ दिन का तो गुजारा हो ही जाएगा। लेकिन क्या दीदी, इसे बेच के हम कुछ दिन ही गुजारा कर पाएंगे, उसके बाद क्या? अरे तू मायूस मत हो, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मैं लोगों के घर खाना बनाकर घर के खर्चे निकाल लूंगी। नहीं दीदी, आप बस घर संभालना, कोई जरूरत नहीं आपको यह सब करने की। हम इन सब्जियों को बेचकर जो पैसे आएंगे उससे कुछ काम शुरू कर लेंगे। इससे हमारा घर का गुजारा आराम से हो जाएगा।
ये सब बात करके दोनों कुछ समय अपने खेत में व्यतीत करने के बाद घर आते हैं और अपने अपने काम में लग जाती हैं। रात को जब दोनों सोने जाती हैं, तब दोनों देवरानी जेठानी अपनी मुश्किल भरे जीवन के बारे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दीदी राम और सुरेश दोनों भाइयों के बिना ये रातें और भी डरावनी लगती हैं। सब कुछ खाली लगता है ना दीदी? हाँ रेखा, पर अब हम दोनों को ही अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हमें हार नहीं माननी। ये जमीन, ये घर, सब कुछ उनका दिया हुआ है। हमें इसे बचाना है किसी भी कीमत पर। यही सब तो हमारे पति की यादें हैं। सीमा बहुत ही हिम्मती थी। वह तो किसी से मदद भी नहीं लेना चाहती, लेकिन उसे अपनी देवरानी को लेकर बहुत चिंता होती थी। क्योंकि वो कम उम्र थी, उसको दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं थी। दोनों खेत पर पहुंची तो देखा कि उनकी जमीन के बीच एक खूंटी गड़ी हुई थी। दीदी, ये जमीन के बीचों बीच खूंटी कौन गाड़ गया? यह तो कल यहाँ नहीं थी और ना ही हमने इसे गाधा है। जरूर इसे कोई यहाँ गाड़ गया है। ये जरूर हमारे जेठ और जेठानी का काम होगा। लेकिन यह काम बिना किसी सरकारी आदमी के नहीं होता। इसका मतलब हमारे खेत को यह लोग बांटने की साजिश चला रहे हैं। उसी वक्त दूर से राकेश आता दिखा और उसके साथ काजल और उनका बेटा गौरव भी था। तीनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अरे बहू, घबरा क्यों रही हो? हम तो बस तुम दोनों की मदद करना चाहते हैं। तुम दोनों के पति के जाने के बाद जमीन की देखभाल जरूरी है और तुमसे अकेले तो यह सब होगा नहीं। जेठ जी, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। यह जमीन हमारे पति की निशानी है। हम इसे किसी के हवाले नहीं करेंगे। अरे बहू, ऐसे कैसे नहीं दोगी? ये जमीन तो तुम्हारी और हमारी दोनों की है और आदमी के मर जाने के बाद जमीन बेटे को ही मिलती है। लेकिन तुम दोनों की तो कोई सतान ही नहीं है और ये जमीन मेरे भाई की है और इस पर अब सिर्फ मेरे बेटे का हक है। लेकिन शायद तुम्हारे पति अपने आखिरी दिनों में तुमसे यह बात बोलना भूल गए। इतने साल तो हम साथ ही खाए पिए हैं। हम तो तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं। अब यह दुश्मनी क्यों? हम सब मिलकर साथ में रहेंगे हैं और साथ में खेत का काम करगे। तुम यह जमीन बस मेरे बेटे के नाम कर दो। दुश्मनी तो तभी शुरू हो गई थी जेठ जी, जब आपने हमें अकेले समझकर हमारी जमीन पर नजर डाली। और जेठानी जी, दुश्मनी तो आप लोग हम दोनों से निकाल रही हो। अरे सीमा, इतना क्यों बोल रही हो? छोटी हो, छोटी बनकर रहो। ऐसे बात मत करो जैसे तुम हमारी बड़ी हो, समझी? अरे जाओ, कैसे बड़े लोग जिनकी सोच छोटी होती है, वे उम्र में बड़े होकर भी सम्मान के हकदार नहीं होते। रेखा, तू कुछ मत बोल। और हाँ, अब अगर आप लोग हमारे खेत के पास भी आए तो अच्छा नहीं होगा। हम कमजोर दिखते हैं पर डरते नहीं। राकेश ने सबको चुप कराकर कहा। ठीक है बहुओं, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। जब जमीन के सरकारी कागजात आएंगे तो देख लेना। जब तुम्हारे नाम नहीं निकलेंगे तो खुद समझ जाओगी कि जमीन किसकी है। तीनों वहाँ से चले गए। सीमा और रेखा कुछ देर तक खामोश खड़ी रही। दीदी, क्या वो सच में कागज बदलवा सकते हैं? जमीन तो हमारे पतियों के नाम पर है और उनके जाने के बाद तो हमारे नाम पर ही ट्रांसफर होगी। ऐसे कैसे जेठ जी या उनके बेटे के नाम हो जाएगी? कह तो तुम सही रही हो रेखा, पर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। रेखा, लालच में आदमी अंधा हो जाता है। हमें किसी पर भरोसे नहीं करना चाहिए। अब हमें बहुत संभल के रहना पड़ेगा। उसी दिन दोनों देवरानी जेठानी गांव के मुखिया के पास पहुंची। मुखिया के पास पहले से गांव वाले बैठे थे और वहां उनका जेठ राकेश भी बैठा हुआ था। मुखिया जी, हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं। हमारे जेठ और जेठानी हमारी जमीन हड़प कर अपने बेटे के नाम करवाना चाहते हैं और शायद वकील से मिलकर नकली कागज बनवा रहे हैं। हम बेसहारा हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम बेबस हैं। हमें अपने पति की जमीन किसी भी हाल में इनके नाम नहीं करेंगे। कृपया आप हमारी मदद करें। राकेश जी, अगर यह सच है तो यह गांव की मर्यादा के खिलाफ है। परिवार के नाम पर जमीन हड़पना यहाँ नहीं चलेगा। मुखिया जी, ये लड़कियां हमें बदनाम कर रही हैं। हम तो बस जमीन की चिंता कर रहे हैं। इन दोनों को क्या पता यह जमीन के बारे में। यह जमीन के बाद तो इन दोनों के पति और मैं ही जानते थे। मेरा भाई तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, इसीलिए अब मुझे ही तो सब कुछ देखना पड़ेगा। गांव वालों में बातें होने लगी।
हमने इन दोनों बहुओं को जब से इनकी शादी हुई है तब से देखा है। ये झूठ नहीं बोल सकती। राकेश इनकी जमीन हड़पना चाहता है। हम सब समझते हैं इसके बारे में। मुखिया ने इस बात को अगले दिन पंचायत में विस्तार से निकालने की बात की और फैसला अगले दिन देने की बात कही। दोनों देवरानी जेठानी की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। रात को झोपड़ी में दोनों आपस में बात करती है, दीदी क्या कल गांव वाले हमारा साथ देंगे? देखते हैं क्या होता है। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा है। आखिर हमारे पति के जाने के बाद मदद ही कहाँ की किसी ने हमारी। हमें बस भगवान पर भरोसा रखना होगा। हमारे पति हमारे साथ अब नहीं हैं, पर उनका और भगवान का आशीर्वाद जरूर है हमारे साथ। आप देखना दीदी, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। रात गहरी हो चली थी। दोनों देवरानी जेठानी को चिंता की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। दीदी विश्वास ही नहीं होता है ना कि हम अब अकेले हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सुरेश जी और राम अचानक आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे। हाँ रेखा, मुझे भी उनकी कमी खटकती है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन दीदी, जब हमारे पति चले गए थे तब सब ने कहा था हम हैं तुम्हारे साथ। फिर धीरे धीरे सब दूर होते गए। जेठ और जेठानी जी तो जैसे बस हमारे हिस्से की जमीन के लिए ही हमारे करीब थे। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपाया क्योंकि अपनी देवरानी के सामने उसे कमजोर नहीं पड़ना था। दुनिया बहुत चालाक है रेखा। रिश्ते अब खून से नहीं, धन दौलत से बनते हैं। लेकिन हम भी अब चुप नहीं रहेंगे। अगर हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। सुबह होते ही गांव में एक अफवाह फैल गई कि राकेश पंचायत से कहकर जमीन अपने नाम करवाने की तैयारी कर रहा है। गांव में लोग एक दूसरे से इस बारे में बात करने लगे कि राकेश अपने ही भाइयों की बहुओं को बेघर करना चाहता है। कैसा रिश्तेदार है, अपने ही भाई की बहू को बेघर करने में तुला हुआ है। इन बातों की भनक सीमा को लगी तो वो रेखा को लेकर सीधा मुखिया के वहां पहुंची। मुखिया जी, हमें आपसे इंसाफ चाहिए था। हमारे पति की जमीन पर हमारे जेठ जी जबरदस्ती का दावा कर रहे हैं और आप लोग उनका साथ दे रहे हैं। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। हम कोई अबला नहीं है, हम ऐसे चुप नहीं रहेंगे। मुखिया जी, ऐसे कैसे कोई भी आकर हमारी जमीन हड़प लेगा? थोड़े समय बाद राकेश, काजल और गौरव भी वहां पहुंच गए और वहां पर नाटक करने लगे। मुखिया जी, हम तो बस इनकी भलाई चाहते हैं। भाई की मौत के बाद हमने ही इन्हें सहारा दिया। आप तो यह अच्छे से जानते हैं। और अब जब जमीन की बात आई है तो ये दोनों हमें बदनाम कर रही हैं। जरा सोचिए, क्या यही इंसानियत है? रेखा बेटी, तुम्हारे जेठ तो ठीक कह रहे हैं। तुम लोग तो एक ही परिवार के हो। परिवार के बीच यह झगड़ा क्यों? वैसे भी सरकारी कागजात के हिसाब से तुम्हारी जमीन में इनका भी हक है। ऐसे कैसे मुखिया जी? यह लोग हमारी मजबूरी को देखकर हमारा फायदा उठाने आए हैं। ये कोई परिवार नहीं है। यह बस जमीन के लालच में परिवार होने का दिखावा कर रहे हैं। ये सब बात चल ही रही थी कि तभी वकील वहां पर आता है और कहता है कि सुरेश और राम की जमीन पर उनकी पत्नियों का ही नहीं, उनके भाई राकेश का भी हिस्सा है। ऐसे कैसे? तुम लोग तो बस कागजात के बारे में बोल रहे हो, लेकिन क्या सबूत है कि हमारी जमीन में जेठ जी भी हिस्सेदार हैं? क्योंकि हमारे ससुर अपने तीनों बेटों को पहले ही जमीन बांट चुके हैं और जेठ जी अपना हिस्सा पहले ही ले चुके, और यह जमीन रेखा और मेरे पति के हिस्से की जमीन है। इसमें इनका हिस्सा कैसे हो सकता है? सीमा बिटिया, बात तो सही कह रही है। तुम लोग कुछ पुख्ता सबूत भी पेश करो, तब जाके मैं पंचायत बुलाकर सही फैसला ले पाऊंगा। मुखिया के मुंह से यह सुनने के बाद राकेश, काजल और गौरव थोड़ा हताश जैसे नजर आए और वे लोग वहां से निकल गए। अरे वकील, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुमको नहीं जाना उनके पीछे? कितने पैसे खिलाए थे हमारे जेठ जी ने तुम्हें? सीमा के ताना सुन के वकील शर्म से वहां से निकल जाता है। बिटिया, मुझे गलत मत समझना। मेरे आंखों के सामने जो आया मैंने उसे ही सच मान लिया। इस बार मैं अच्छे से जांच पड़ताल करके एक नतीजे पे पहुंचूंगा। आगे से मैं राकेश की बातों में नहीं आऊंगा, और वे लोग तुम दोनों के मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो मैं तुम लोगों को न्याय
और उन लोगों को कड़ी सजा दूंगा। मुखिया के मुंह से यह सुन के दोनों ने थोड़े राहत की सांस ली और थोड़ी खुशी के साथ घर लौटी। रात होते ही दोनों फिर से बैठ के बात करने लगते हैं। दीदी, आपको क्या लगता है कि हमारी जमीन हमारे पास रहेगी या फिर हमारे कपटी जेठ और जेठानी को मिलेगी? हाँ रेखा, मैं भी वही सोच रही हूँ। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। वे लोग इतने लालची हैं कि हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। सुरेश के जाने के बाद उन लोगों ने अपना असली रंग दिखना शुरू कर दिया है। यही सब चिंता में दोनों देवरानी जेठानी ने मुश्किल से अपनी रात काटी। उन दोनों के भीतर जैसे कोई तूफान उठ रहा हो। दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। दीदी, आज खेत पर चलें। क्या वो जो पिछली बार की सब्जियां बची थी, कहीं किसी जानवर ने नुकसान तो नहीं कर दिया होगा? कभी कभी किसी की गाय बकरी आ जाती है और पूरा नुकसान कर देती है। हाँ रेखा, चलो खेत को देखने से मन भी हल्का हो जाएगा और बाकी बची हुई सब्जियां बेचने के लायक हो गई कि नहीं, साथ में देख लेंगे। लेकिन मुझे एक बात को लेके चिंता है। गाय बकरी का तो पता नहीं, बस कोई इंसान हमारे खेत को नुकसान ना पहुंचाए। वैसे भी हमारे अपने ही हमारे जमीन पर बुरी नजर डाले हुए हैं। दोनों देवरानी जेठानी खेत की ओर चल पड़ी। जैसे ही दोनों खेत के पास पहुंची, सीमा ने दूर से किसी की परछाई देखी। दीदी, वह देखो, वह गौरव ही है ना? राकेश उनके सामने खड़ा हो गया, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर घमंड। वो वहीं दोनों देवरानी जेठानी का रास्ता रोककर उनसे बात करने लगा। बहुत घमंड आ गया है तुम दोनों में। पहले जब हम साथ में रहते थे तब तुम दोनों बहुत मासूम बनने का नाटक करती थीं और तो और जुबान भी नहीं खोलती थी, लेकिन अब जैसे गांव की मालकिन बन गई हो तुम लोग। राकेश भैया, हमने किसी से कुछ छीना नहीं है, बस जो हमारा हक था वही लिया है। हम आज भी किसी से बैर नहीं रखते और ना ही पहले किसी से कोई मदद ली थी। तुम लोगों को लगता है कि इतनी आसानी से सब कुछ ले लोगे। ये सब हमारे पति की जमीन है। उनके जाने के बाद यही जमीन हमारा सहारा है। हम अपनी जमीन आपके नाम करके अपना सहारा खोना नहीं चाहते। पहले तो प्यार से हमारे साथ रहने को बोल रहा था तुम दोनों से, लेकिन अब देखना, एक एक चीज छीन लूंगा तुमसे। तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। रेखा राकेश की धमकी से थोड़ा डर गई और डरते हुए सीमा से बोली, दीदी, जेठ जी ने फिर धमकी दी है। आप कुछ बोलो ना, ऐसे कैसे? ये हमसे सब कुछ छीन लेंगे। बहुत हो गया रेखा, कोई जरूरत नहीं इसके साथ झगड़ा करने की। मैं भी देखती हूँ कौन हमसे क्या छीन लेता है। और हाँ गौरव, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम पंचायत में जाकर बोल देंगे कि तुम हमें अकेले देखकर धमकी दे रहे हो। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। लेकिन हाँ चाची, तुम बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रही हो। संभल के रहना, कब नीचे गिरोगी पता ही नहीं लगेगा। ऐसे ही गौरव दोनों को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। राकेश की धमकी भरी बातें सुन के दोनों थोड़ी मायूस हो जाती हैं। सीमा, जो अपनी बहन समान देवरानी के सामने हिम्मत से खड़ी हुई थी, उसके मन में भी डर था। वो मन ही मन राकेश की बातों को लेकर बहुत चिंतित थी। कुछ समय के बाद दोनों देवरानी जेठानी घर लौटी। घर लौटकर दोनों देवरानी जेठानी चिंता में डूबे हुए थे। रोज की धमकी ने दोनों के जीवन में बहुत सारी चिंता और दुख ला दिए थे। दीदी, ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमारे जेठ जी के पास तो सब कुछ है। वो लोग हमसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी वे लोग हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता रेखा। भले ही इंसान के पास सब कुछ हो, फिर भी इंसान लालच में या तो दूसरे का नुकसान करता है या फिर अपनों का ही नुकसान करते हैं। हम तो इनके खिलाफ कोई बड़ा कदम भी नहीं उठा सकते। उनके कर्मों का फल उन्हें भगवान जरूर देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक राकेश की दुकान में चोरी हो जाती है। जब दोनों बाप बेटे को यह खबर मिली तो वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। दुकान के बाहर लोगों की भीड़ जमी हुई थी। राकेश और उसके बेटे को देख गांव वाले कान्हा फूंसी करने लगे। अरे ये चोरी ऐसे ही नहीं हुई है, ये तो राकेश और उनके परिवार के किए गए बुरे कर्मों का नतीजा है। उन्होंने बेसहारा उन दोनों औरतों को बहुत परेशान किया था। अब देखो क्या हुआ इनके साथ। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो।
मैं भी वही सोच रहा था। भगवान बुरे कर्मों का सजा इंसानों को जरूर देता है। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। गांव वालों की बात सुन के दोनों बाप बेटे गंभीर चिंता में चले गए। रेखा और सीमा के प्रति उनका जो व्यवहार था वो सोच के राकेश को बुरा लगने लगा। तभी दूसरे गांव का एक जमींदार आया जिससे साथ राकेश ने पैसे उधार लेकर दुकान शुरू करी थी। अरे ओ राकेश, तेरी दुकान का तो सारा सामान चोरी हो गया। मेरे पैसे तो सारे डूब गए। तेरे भरोसे मैंने तेरे जमीन गिरवी रखकर तुझे पैसे उधार दिए थे, ये दुकान खुलवा कर दी था। अब तो मेरे नुकसान का भरपाई तुझे ही करनी होगी। सेठ जी, पता नहीं ये हादसा कैसे और क्यों हुआ, लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। आप मुझे थोड़े मोहलत दे दो बस। अरे कैसी मोहलत, तेरे साथ व्यापार किया वही तेरे लिए बहुत मदद हो गई। अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। मुझे मेरे पैसे वापस कर और उसके बाद तू अपने रास्ते। सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए। इस मुसीबत के घड़ी पे आप यूं मुंह मत फेरिए। मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। बहुत मदद कर चुका तुम लोगों की। तुम जैसे लोगों के साथ मैंने व्यापार किया वही बहुत बड़ी बात है। तुम लोगों को कुछ भी करना परे करो, बस मुझे पैसे दे दो। और अगर मेरे पैसे जल्द वापस नहीं किए तो तुम्हें बदले में अपनी जमीन मेरे नाम करनी होगी। ठीक है, फिर आप मेरी इस जमीन को ले लीजिए। इस जमीन से तो आपका कर्ज चूकता हो जाएगा ना। अगर हो जाए तो मैं आपको कल जमीन के कागजात भेज दूंगा। फिलहाल तू मुझे अपनी इस जमीन के कागजात भेज दे, बाकी के पैसे तो मैं तुझसे बाद में वसूलूंगा। जमींदार से यह सुनने के बाद दोनों बाप बेटे हताशा और गुस्से में वहां से घर निकल जाते हैं। घर जाकर राकेश अपनी पत्नी से आज के दुखद हादसे के बारे में दुखी मन से बताता है। अरे हमारे साथ यह क्या हो गया, हम तो पल भर में बर्बाद हो गए। पूरा कारोबार, जमीन सब कुछ छीन गया। अब तो बस यह घर ही बचा हुआ है। मुझे पता है ये सब भगवान हमारे बुरे कर्मों का फल दे रहा है। हमको आप ऐसे मायूस मत हो, कुछ रास्ता होगा। हम ऐसे कैसे बर्बाद हो गए? और हाँ, आप तो वो दूसरे गांव के जमींदार के साथ व्यापार करते थे ना, उनसे मदद मांगिए ना, वो तो कुछ मदद कर देगा। अरे कैसी मदद माँ, वो आदमी मदद करेगा। अरे मदद छोड़ो, उसने अपने पैसों की वसूली करने के लिए हमारी जमीन को भी हड़प लिया। अरे ये क्या कह रहा है तू? अगर किसी से मदद नहीं मिली तो हम क्या करेंगे इस मुसीबत की घड़ी में? छोड़ो काजल, जो हुआ है वह सब अपने ही बुरे कर्मों का नतीजा है। तुम खुद ही सोचो, हमने मेरे दोनों छोटे भाइयों की पत्नियों को कितना दुख दिया है, उसी का पाप लगा है हमें। हाँ माँ, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने पाप किया है, हमें अब इसी दुनिया में पापों का फल भुगतना पड़ेगा। पता नहीं बिना पैसों के अब यह घर कैसे चलेगा। हाँ गौरव बेटा, तू सही बोल रहा है। अब हम ये घर कैसे चलाएंगे? हमारी तो गांव में कोई मदद भी नहीं करेगा। रेखा और सीमा के ऊपर की अन्याय के लिए गांव वाले भी हमसे नाराज हैं। ऐसे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। ये सब बात करके तीनों बहुत उदास हो जाते हैं और तभी इस उदासी भरी माहौल में काजल बोल पड़ती है। ये जी, मेरे मन में एक विचार आया है। क्यों ना हम सीमा और रेखा के पास जाकर उनसे मदद मांगे और साथ में उनसे हाथ जोड़ के माफी भी मांग लेंगे। मदद? कैसी मदद? वो दोनों हमारी कैसे मदद करेंगे? उनके पास तो मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही वे मदद करेंगे। आखिर इतना दुख जो दिया उनको हमने। क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? कितना परेशान किया है उनको। अब किस मुंह से जाऊंगा उनके पास मदद मांगने? और वे तो खुद ही कितनी मुश्किल से जी रहे हैं, हमारी क्या मदद करेंगे वो? अरे आप लोग थोड़े शांत हो जाइए। हम उनसे पहले दिल से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और उसके बाद हम उनके जमीन पर खेती करने की इजाजत मांगेंगे और खेती का जो भी मुनाफा होगा उनको भी आधा देंगे और हमारा भी जैसे तैसे गुजारा हो जाएगा। और हाँ, मैं इस बार लालच में नहीं बोल रही हूँ, मैं बुरी परिस्थितियों के चलते बोल रही हूँ। तुम बात तो ठीक ही कर रही हो। हमारी तो कोई मदद करेगा नहीं और हमें तो ज्यादा कुछ काम भी नहीं आता। बस थोड़ी खेती बाड़ी जानता हूं मैं। और अगर वे लोग मदद के लिए मान जाएं, तो गौरव भी मेरी खेती में मदद कर देगा। हाँ बाबूजी, मैं करूंगा मदद। चलिए बात करने जाते हैं उनसे, और अगर वे मदद नहीं भी करें तो कम से कम माफी की उम्मीद तो रख ही सकते हैं। यह बोल के तीनों रेखा और सीमा के घर पहुँचे।
जेठ जी, आप लोग अब यहाँ क्या लेने आए हो? सीमा, हमारी दुकान में चोरी हो गई। चोर सब लुटकर ले गए। हम तो पूरा बर्बाद हो गए। हाँ, मुझे पता चला आपके बारे में और मुझे इस बात का खेद है। लेकिन आप हमारे पास क्यों आए हो? क्या आपको लगता है चोरी हमने कराई है? नहीं सीमा, तुम हमें गलत समझ रही है। हम तो तुम दोनों से माफी और मदद की आस लेकर आए हैं। मदद? कैसी मदद जेठ जी? क्या मदद चाहिए आपको? हम तो खुद ही जैसे तैसे जी रहे हैं और आप किस हक से मदद मांग रहे हो? हम हैं ही कौन आप लोगों के? काजल ने गिड़गिड़ाते हुए सीमा और रेखा को सब कुछ बताया और यह सब बात करते समय राकेश और गौरव ने अपना सिर झुका लिया था। रेखा काजल की बात सुन के बोली, हम मदद करेंगे जेठ जी आपकी, जो हुआ सो हुआ। आखिर आप लोग हमारे जेठ और जेठानी हैं, हम आपके साथ हैं। क्या बोल रही तू रेखा? पागल हो गई है क्या? भूल गई कितना दुख दिया है इन लोगों ने हमें, और हमारे बुरे समय में यह लोग कहाँ थे? अब क्यों मदद करेंगे अब इनकी? ऐसे मत बोलो दीदी। आज अगर सुरेश जी होते तो वे भी इनकी मुसीबत में मदद करते। और सुरेश जी कहा करते थे कि माफी बहुत बड़ी जीत है और माफ करने वाला ही असली विजेता है। फिर भी रेखा, मैं इन लोगों की करतूत नहीं भूलूंगी। मैं मदद करने के लिए तैयार नहीं हूँ। दीदी, आपको मेरी कसम, आप इनकी मदद कर दीजिए। और वैसे भी इनको हमारे जमीन पर खेती करने देंगे तो हमारी भी बहुत मदद होगी और हम आगे से हंसी खुशी एक साथ रह पाएंगे। मान जाओ ना दीदी, इन लोगों के आ जाने से हमें अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। इनके साथ होने से मुझे अच्छा लगेगा। सीमा रेखा का मासूम चेहरा देख उसके खातिर मान जाती है। राकेश और गौरव भी दोनों से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आगे से कभी भी उनका बुरा नहीं सोचेंगे। और अब वह खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल सेमी क्रिएशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।